स्कूल में मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक़ था, तो मैं बहुत पढ़ता था। पर जब मुझे लगा था कि मैं सावरकर जी के बारे में जानता हूँ, पर जब मैंने सोचना शुरू किया तो मैं एक्चुअली में कुछ नहीं जानता हूँ एक्सेप्ट फॉर कि वो काला पानी गए थे। जब भी हम कांग्रेस शासित लोगों के प्रधानमंत्रियों के ऊपर फिल्में बनती दिखता है तो हम बड़ा उसको बायोपिक और कहानी की तरह पॉजिटिवली लेते हैं, और सब उसकी चापलूसी भी हो फिल्म में तो भी हम उसको अच्छा मानते हैं। जी। क्या हमारे फिल्म मेकर में भी एक ब्रीड है कोई जो लेफ्ट विंगर राइट विंगर जो बात करते हैं कि क्या ऐसा होता है? आप भी सावरकर की जो फिल्म बना रहे हो कोई छेड़छाड़ तो कर नहीं रहे, आप तो बायोपिक जैसा सब कुछ बता रहे हो जो असलियत है, फिर इस चीज़ का विरोध क्यों होने लगा इस तरह से? ये देखिए 3 मिनट के ट्रेलर में ही इतना विरोध होने लगा है, तो फिल्म देख के तो लोगों बहुत ज़्यादा विरोध होने वाला है, क्योंकि मैंने सच्चाई बताई है। मैंने कोई साइड नहीं ली है, जो सच्चाई है वो बताई है। बिल्कुल मेरे मेन जो पात्र हैं वो सावरकर जी हैं। तो ये शुरू से जब मैंने पिक्चर करनी, जैसे मैंने पहले बोला कि जब करनी शुरू की तभी से लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया। सरदार पटेल जी पे 2 पिक्चरें बनी है, राजा रवि वर्मा पे मैंने खुद बायोपिक की है, मंगल पांडे बनी है, मैंने चार्ल्स सोबराज का रोल किया है, सरबजीत का रोल किया है, तो काफ़ी बायोपिक्स तो मैंने ही की हैं। फिर उनका नाम आते इतना विरोध क्यों? ये बात मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि उनको फॉर पॉलिटिकल साथ की जेल में डाल दिया जाए और आप वहाँ पे जाके क्या आप रिजॉर्ट की तरह रहने लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप उससे लड़ेंगे। तो सावरकर जी का ये मानना था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के हमें, हमारा कर्तव्य है कि यहाँ से बाहर निकलें और वापस स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़ें, वहाँ पे सांस्कृतिक, सामाजिक, पॉलिटिकल हर तरह के काम में योगदान दें ताकि हम नया भारत बना सकें, जिसको बोलते हैं वो। उसके बाद 1870 के दशक में वासुदेव फाड़के जैसे कुछ क्रांतिकारियों ने फिर से बंदूक उठाई और अंग्रेज़ों को मारना लूटना शुरू कर दिया। उनको भी मुखबरी में वो पकड़ नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक लिएजॉन बॉडी थी जो कि 1885 में बनाई थी। A.O. ह्यूम नाम के एक आदमी थे, वो एक लिएजॉन बॉडी थी विच बिटवीन द ब्रिटिश एजुकेटेड इंडियंस एंड द इम्पीरियलिस्ट ब्रिटिश। तो उसका यही था कि जो वसुदेव फाड़के जैसे जो वायलेंस की तरफ जा रहे थे उनको रोक के बातचीत से हल निकाला जाए। तो जब मदन लाल धिंगड़ा ने लॉर्ड कर्जन वाइली को मारा, जो कि सीक्रेट सर्विस के लंदन के हेड थे, जो कि पहली राजनीतिक हत्या थी ब्रिटिश सॉइल पे, उसके बाद किसी ने उनकी सपोर्ट नहीं की। गांधी जी ने उन्हें कायर बोला हिंसा अपनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर सावरकर जी को काला पानी भेज दिया गया और उसके बाद काला पानी में जो उनके साथ हुआ, वहीं पे जाके उनको पठान वॉर्डर्स ने बहुत दुखी किया। वो एक रोटी पे एक को होने लगी हिंदू मुस्लिम को लेके। और उसके बाद जब 1920 में कैलिफेट मूवमेंट हुआ, जो कि ऑटोमान एम्पायर के कैलिफ को टर्की में उनकी पावर कम कर दी थी जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश से हार गए थे, तो कहीं के भी मुस्लिम कंट्रीज़ ने उसका विरोध नहीं किया। राय बरेली के 2 थे, अली ब्रदर्स थे, जिन्होंने कैलिफेट मूवमेंट शुरू की। और गांधी जी, क्योंकि मुस्लिम लीडर्स, काफ़ी मुस्लिम लीडर्स कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को डेमोक्रेसी चाहिए थी और वो अल्पसंख्यक थे, तो वो सोच रहे थे कि डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए। अंग्रेज़ जब गए थे तो सल्तनत थी, जब जाएंगे तो सल्तनत होगी। तो ऐसे लोग भी थे, तो उनको कांग्रेस में मिलाने के लिए गांधी जी खिलाफत मूवमेंट के प्रेसिडेंट बन गए। वहाँ से एक सिलसिला, देश मेरे ख्याल से वहीं बट गया था और सावरकर जी उस वक्त काला पानी में थे। वहाँ से एक मूवमेंट शुरू हुई जहाँ पे धर्म के नाम पे अलग इलेक्टोरेट देने लगे, परसेंटेज से ज़्यादा गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट में सीट देने लगे। ये सब चीज़ें जब होने लगीं तब सावरकर जी ने बहुत वो हुआ और एक पैन इस्लामिक इन्वेजन का डर हो रहा था उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। और सावरकर जी ने जेल में पठान वॉर्डर्स को कैसे वो लोगों को हैंडल करते थे देखा था। तो उन्होंने ये कहा, इनको ये लगा कि अंग्रेज़ी फ़ौज में ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मुस्लिम सिपाही हैं, तो अगर जिहाद के नाम पे हमला होगा तो वो धर्म के नाम पे लड़ेंगे या देश के नाम पे। इसीलिए उन्होंने हिंदुत्व का आइडियोलॉजी को जन्म दिया,
जो कि बहुत ही यूनिफाइंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, उनका ये था कि सिंधु नदी से सागर तक इस विशाल भारत देश में जो भी रहता है वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या समाज का क्यों ना हो। तो ये बात बहुत आगे की बात हो गई थी, क्योंकि उस वक्त देश की आइडेंटिटी नहीं थी, देश अलग अलग राज्यों में, रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो ये लोगों को बहुत समय लगा समझने में, और फिर उन्होंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि बोलते ठीक है, अगर आपको हिंदुत्व समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि हिंदू कौन है। तो उनकी जियोपॉलिटिकल डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जो इस भारत देश को, इस ज्योग्राफी को अपनी पूर्वजों की ज़मीन माने, पितृभू या मातृभू माने, अपने त्योहारों को, खान पान को, वेशभूषा को अपना माने, वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म या जात या समुदाय का क्यों ना हो। उस टाइम के जो पैन इस्लामिक इन्वेजन की जो एक थ्रेट बन गया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उसमें एक लास्ट क्लॉज ऐड किया, जिससे सब लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वो है कि ये उनकी पुण्य भूमि भी होगी। पुण्य भूमि का मतलब सिर्फ फेथ नहीं होता, आपकी कर्म भूमि भी होती है। तो उनकी कर्म भूमि होगी। उनका बस ये कहना था कि देश धर्म से ऊपर होना चाहिए। ये उन्होंने यूनिफाइंग एक वो बनाई थी, ये देखते हुए कि खिलाफत के बाद देश बंटने लग गया था, तो उन्होंने उसको यूनिफाई करने के लिए ये बनाया था। और भी हिंदू हैं, बुद्धिस्ट भी हिंदू हैं, जैन भी हिंदू हैं, सिख भी हिंदू हैं। सिख तो बोलते थे सबसे बड़े हिंदू हैं, क्योंकि एक ढाल भर के हिंद को बचाते आए हैं। तो उनकी ये थी, उनकी ये हिंदुत्व की उन्होंने फिलॉसफी दी उस वक़्त जब वो मेनलैंड में वापस आ गए थे काला पानी से। और फिर उन्हें और 13-14 साल उनको हाउस अरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट में रखा गया रत्नागिरी में।